बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के सबसे बड़े आबादी के लिहाज से सूबे पंजाब के अंदर अजीब व गरीब सी कैफियत देखने को थी, और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब की जो गुफ्तगू आपने सुनी है वो आपके सामने है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पंजाब के इंतखाबात की तारीख जो है और स्केड्यूल वो सारा का सारा दे दिया है। पंजाब के अंदर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा है कि 12 से लेकर 14 तारीख तक कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाया जाएगा। जांच पड़ताल होगी 22 मार्च तक, और 22 मार्च तक के बाद जांच पड़ताल के बाद कागजात नामजदगी के हवाले से जो अपीलें दायर होती हैं, उन अपीलों के लिए 3 अप्रैल तक जो अपीलें हैं वो 27 मार्च तक जमा कराई जा सकती हैं, और उनके ऊपर फैसले जो हैं वो 3 अप्रैल तक सामने आएंगे। उनको निपटा देंगे जो भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपीलों को निपटाना हुआ। अप्रैल के तक जो कागजात नामजदगी हैं वो वापस ले सकते हैं। उसके बाद जो है वो इंतखाबी निशानात 5 अप्रैल तक, और फिर 6 अप्रैल को इंतखाबी निशानात अलॉट हो जाएंगे। पोलिंग होगी जी 30th को, और 30th अप्रैल की पोलिंग का मतलब ये है कि आज से ठीक तकरीबन 8 दिन निकाल दें 60 दिन में से, तो तकरीबन 52 के करीब दिन बनते हैं। 52 के करीब दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने। अब अजीब बात ये कि आज से इंतखाबी मुहिम तो शुरू है, और कराची के अंदर लाहौर के अंदर इंतखाबी मुहिम चलना शुरू भी हो गई थी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और पंजाब के सबसे बड़े शहर, आबादी के लिहाज से सबसे डेवलप्ड शहर लाहौर के अंदर आज जो मामलात हुए हैं, अब उसको बयान करना मेरे लिए आपके सामने बड़ा मुश्किल है। इसीलिए इसके हवाले से तो बात करेंगे ही करेंगे कि क्या इंतखाबी मुहिम के बाद दफ़ा 144 लगना दुरुस्त था या नहीं था, या एक तरीका था कि हुकूमत इमरान खान साहब पर प्रेशर डाल सके। क्योंकि 7 तारीख को, गालिबन 7 मार्च को राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि अभी भी जो इंतखाबात हैं अगर हुए तो फिर इन इंतखाबात के हवाले से ये किया जाएगा। यानी इतना बड़ा अगर इंतखाबात पर लगा दिया गया, इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसके बावजूद कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्केड्यूल दे दिया है, इसके बावजूद कि सदर साहब ने तारीख भी दे दी है, उसके बावजूद भी अभी भी अगर मगर के नाम लिए जा रहे हैं। बहरहाल इस हवाले से बात करेंगे, इसकी कुछ कानूनी पेचीदगियों के हवाले से भी बात करेंगे, और साथ बात करेंगे कि मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो किस तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लेकर जाएंगी। और ऑब्वियसली आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो मेरी तरफ से सब खवातीन को डटे रहने और अपनी जगह बनाने के हवाले से तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरों के हुकूक के हवाले से सबसे पहले उठने की जो है वो इल्तिजा भी है। हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद होंगे मैं उनका तारुफ करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब हम मौजूद हैं। जाने माने कानूनदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं। बहुत शुक्रिया एतजाज़ अहसन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। एतजाज़ साहब, इलेक्शन कैंपेन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर से आगाज़ करना था, और आगाज़ किया, और उसके बाद दफ़ा 144 लगी, और दफ़ा 144 जो लगी हुई थी उसकी बेसिस के ऊपर लाहौर के अंदर कोई बहुत अच्छे मनाजर देखने में नहीं आए हुकूमत की तरफ से। बल्कि एक जो मेरी ख़बर है और जो मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान से कंफर्म भी किया कि एक जान ज़ाया भी हो चुकी है इस सारी सूरत हाल में। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब स्केड्यूल अनाउंस कर देता है तो उसके बाद इलेक्शन कैंपेन जब शुरू हो जाती है तो क्या हुकूमत को दफ़ा 144 लगाना चाहिए? एतजाज़ साहब, क्या ये कानूनी तरीका है या ये पॉलिटिकल हरबा है? एक दफ़ा इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो फिर उस आज़ादी, उस इलेक्शन की आज़ाद और मुनसफाना होने की एक शर्त ये है कि उसमें आज़ादाना आपको मौका मिले लोगों से मिलने का, लोगों को जमा करने का। ये आर्टिकल 17 की भी जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का वो फंडामेंटल राइट है, वो पूरी तरह हर उम्मीदवार के लिए, हर मुतवक्के उम्मीदवार के लिए ओपन हो जाता है और वो फुली फंक्शनल हो जाता है। इसी लिए 144 जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है, जो कि कहता है आप 4 से ज्यादा बंदे एक दफा एक जगह बैठ नहीं सकते, मिल नहीं सकते, तो वो तो इलेक्शन का सारी रूह ही खत्म हो जाती है ना कैंपेन की। उसके बाद 144 कहीं भी नहीं लग सकता और ना लगाया जा सकता, मासवाए कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये समझता हो कि कहीं लगाना है, कोई नक्शे अमन का बहुत खतरा, बड़ा ठोस हो, उसकी वो वजूहत दे और वो उसको चैलेंज किया जा सकता है
और उस पर नजरसानी उसके फैसले पे कर सकती है अदालत और उसको सेट असाइड भी कर सकती है। पर कोई और मैजिस्ट्रेट वगैरह कोई अपने तय, कोई डीआईजी, कोई आईजी, कोई होम सेक्रेटरी अपने तय 144 के निफाज नहीं कर सकता। तो एतजाज अहसन साहब, मोहसिन नकवी साहब ने आज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर होते हुए क्या एक गैर कानूनी अमल किया है? ये अगर उन्होंने बाद में लगाया है तो बिल्कुल गैर कानूनी है। अगर पहले लगाया है तो अब वो गैर मौसर हो गया है। जब से शेड्यूल अनाउंस हुआ है गैर मौसर हो गया। तो जब गैर मौसर हो जाए और उसके इतलाक के लिए पुलिस की नफरी जो रैली कर रहे हो उनके ऊपर एक तरह से अटैक कर दे, या चलिए वो कार्य सरकार कर रही है तो इसलिए वो अपना काम कर रही है, उनको तो जो ऑर्डर आएंगे वो करेंगे, ये ऑर्डर ही जब वो मुअत्तल हो गया या गैर मौसर हो गया तो क्या ये ऑर्डर भी कानूनी है जो पंजाब पुलिस को आज दिया गया? नहीं, ये ऑर्डर तो जाहिर है कानूनी नहीं है। जब शेड्यूल के तहत शेड्यूल आ गया तो फ्रीडम्स आ गई इलेक्शन हियरिंग के और इलेक्शन के दौरान आप किसी पे पाबंदी नहीं लगा सकते उसके उठने, बैठने, चलने, मिलने और तकारीर करने, ये किसी पे नहीं पाबंदी लगा सकती, बिलखसूस अगर उम्मीदवार हो या मुतवक्के उम्मीदवार। राइट अच्छा एतजाज हसन साहब, ये जो पूरा सिनेरियो हमने देखा है इसके अंदर एक जान गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कारकुन की जान गई है। अब इसके हवाले से क्या केयर टेकर सेटअप पे एक तो गैर कानूनी जो उन्होंने एक आगे ऑर्डर दिया पुलिस को उसके हवाले से, और ये जो जान गई है, इस दोनों की जिम्मेदारी क्या केयर टेकर सेटअप पे आयद करते हुए उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर फरीक बने तो? वो काम तो गलत हुआ है, इलीगल हुआ है। कोई भी नाकानी मौत इस तरह हो तो वो इलीगल है। लेकिन ये इससे क्या आप एकदम चीफ मिनिस्टर को उसके दायरे में ला सकते हैं या सूबाई होम मिनिस्टर को उसके दायरे में या होम सेक्रेटरी को ला सकते हैं या आईजी को ला सकते हैं। ये जब तक ये साबित ना हो कि उन्होंने बराह रास्त खुद हुक्म दिया उस शख्स को जिस शख्स ने उसकी गोली चलाई, जब तक ये कनेक्ट ना करे डायरेक्टली विद द गनमैन एंड द ऑफिशियल हायर ऑफिशियल, वो उसको उसकी जिम्मेदारी नहीं आती। हालांकि ये बिल्कुल खिलाफ कानून फैसला है किसी की जान लेना, और किसी की जान लेने पर आपके खिलाफ जितने भी गोली चलाई है कानून की कार्रवाई होनी चाहिए। राइट अच्छा एतजाज हसन साहब, आखिरी सवाल। राना सनाउल्लाह साहब ने गालिबन कल ये बात कही थी कि जी अगर इंतखाबात होते हैं, आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पूरा स्केड्यूल सामने दे दिया है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया था सामने, उन्होंने कहा कि जी सदर साहब तारीख दें, सदर साहब ने पंजाब के अंदर तारीख दे दी, तारीख के बाद स्केड्यूल सामने आ गया। अब इसके बाद भी कोई इबाम रह जाता है कि 30 अप्रैल को इंतखाबात होने चाहिए, कोई अगर मगर की गुंजाइश अभी भी है या नहीं? नहीं, कोई गुंजाइश है ही नहीं। और मैं तो पहले दिन से, जिस दिन फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उस दिन से कह रहा हूँ, ये तो गवर्नमेंट ने उलझाने की कोशिश की कि वो 5 मेंबर नहीं 7 मेंबर हैं, और 7 मेंबर जो जब गिने जाएंगे तो 4 और 3 से ये फैसला गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के हक में आया है, और जो उसके मुखालिफ है उनके खिलाफ आया है। जब से इन्होंने ये 7 और 5 के बेंच की उलझन डालने की कोशिश की, वो खुद ही बदनीयती पर मबनी थी। क्योंकि कोई ऐसा जज जो कि खुद बैठ के सुन ना रहा हो केस, जिसने बहस न सुनी हो, जो ला ताल्लुक हो गया हो बेंच से, जिसके बारे में खुद उनके साथी जज लिखते हैं कि बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया। जब रिकॉन्स्टिट्यूट बेंच हुआ और जब चीफ जस्टिस ने अपने आखिरी जो जजमेंट थी उसकी पहली लाइन में ही लिखा, बाई ए मेजॉरिटी ऑफ 3 to 2, मेजॉरिटी ऑफ 3 to 2, यानी 5 मेंबर हम बैठे हुए हैं। Right. ये हम फैसला दे रहे हैं, इख्तलाफी फैसला है, पर ये 5 मेंबर हैं। अब वहाँ किसी जज ने, जिन्होंने जजमेंट भी लिखी है, फुटनोट लिखा है, और अब समझा जाता है कि उसके से वो मेंबर 5 मेंबर का बेंच नहीं रहा, 7 मेंबर बेंच का हो, वो किसी मेंबर ने ये एतराज नहीं किया चीफ जस्टिस से, कि ये नहीं कहा कि सर ये आप
5 क्यों लिख रहे हैं, देखें हम तो 7 बैठे हुए हैं, और वो 7 अगर बैठे हुए होते तो वो कह देते 7 तो बैठे ही नहीं थे। तो अगर कोई ये करता है तो ये ताबीर और तफसीर उसकी ये निकालना चाहता है, चीफ जस्टिस साहब की स्टेटमेंट ऑफ 3-2 के फैसले 5 मेंबर का फैसला है, तो इसको इस वो तरीके से अगर in other words निकालना चाहता है जी तो वो इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम कोर्ट के बाइंडिंग फैसले को रिवर्स कराना चाहता है थ्रू ए मैलाफाइड एंड इलीगल प्रोसेस। मैं तो ये सोच ही नहीं सकता, मैंने कभी ज़हन में कभी नहीं आया था। 55 साल हो गए मुझे वकालत में, इस तरह का वाकया के 2 मेंबर जो के बेंच में मौजूद ही नहीं, वो समझें कि उनका वोट भी पड़ जाएगा फरीक अव्वल की तरफ या फरीक दोम की तरफ। अब ये सुप्रीम कोर्ट एहतजाज साहब ये भी देख ही लिया आपने, फिर ये भी देख ही लिया आपने। सुबह मैंने कभी नहीं देखने का, मुझे पता नहीं आखिरी उम्र में आके ये देखना पड़ा है। बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है, क्योंकि बड़े धीरज जज हैं ये चारों, बहुत धीरज जज है, और इसके सब लाल से मुझे उनके लाने के दुख हुआ है। ये तो खींच के घुमा के एक पता नहीं तीसरे रास्ते से ला के और चोर दरवाजे से और वो मैनिपुलेट करने के मतलब आप कह रहे हैं मेलाफाइडे और क्लियर मेलाफाइडे और ऑब्वियसली ट्रांसग्रेशन है। बट एतजाज हसन साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। एक बात तो वाज़ेह हो गई कि कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं रहती। अब शो को आगे बढ़ाते हैं, मेरे साथ जो बाकी मेहमान हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ सिद्दीक जान मौजूद हैं, सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं और यूट्यूब पे भी आप इनको देखते रहते हैं। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी सीनियर एंड सीजन्ड एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। जनरल नईम खालिद लोधी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने भी ज्वाइन किया। जनरल साहब आपसे ही आगाज़ करते हैं, सूरत हाल सही करने की बजाय, और ये रियासत होगी माँ के जैसी, और रियासत को जो रिप्रेजेंट करती है वो हुकूमत होती है, और हुकूमत ने चाहे केयर टेकर हुकूमत ही हो, पंजाब के अंदर आज जो किया वो माँ वाला सलूक नहीं है। आप किसी को रोकना चाहें, गिरफ्तारियां करें, 100 बिस्मिल्लाह। आप किसी को किसी और तरीके से रोकना चाहें, कानूनी तरीके से, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन जो जान चली जाए वो एक ऐसा लॉस होता है जिसको आप किसी तरीके से पूरा नहीं कर सकते हैं। जनरल साहब आज जो हुआ सियासत में, सिर्फ इस चक्कर में कि इंतखाबात होने चाहिए नहीं होने चाहिए, कोई इलेक्शन कैंपेन करे या ना करे, वो सही हुआ आपकी नज़र में? क्या ये इंस्टेबिलिटी को मजीद आगे नहीं लेकर जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि कोई भी ज़ी-शऊर शख्स, चाहे उसका ताल्लुक एक धड़े से हो या दूसरे सियासी धड़े से हो, इसको कोई अच्छा अमल नहीं कहेगा। गैर जमहूरी रवैया है, फस्तायत का अरूज है। अगर मैं ये कहूँ, इंतखाबात रोके नहीं जा सकते, शेड्यूल का ऐलान हो गया है। अनकरीब मुझे लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा का भी शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा, तारीख का ऐलान हो जाएगा। तो ये अगर कोई भी इस किस्म का काम करेंगे तो अपनी जो रही सही साख है उसको भी दाव पे लगा रहे हैं। या तो ये बात है, या दूसरी ऐसी कोई बात है जिसका आपको और मुझे इल्म नहीं है, और ये बहुत कॉन्फिडेंट है कि इंतखाबात किसी सूरत में नहीं होंगे। क्योंकि जो इंतखाबात में जाने वाली पार्टियां होती हैं वो तो अवाम को अपील करती हैं, अब अपने जलसे करती हैं, वो भी हो रहे हैं दूसरे शहरों में, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करती जिससे दूसरा फरीक जो है, अपोजिट फरीक, वो विक्टिमाइज हो जाए। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में विक्टिम वोट भी बहुत चलता है। you're actually right, क्योंकि कल साउथ पंजाब के अंदर जरदारी साहब थे, और जरदारी साहब के इस जंबे गफीर जो उधर जो भी एक मजमा था उसको रोकने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। सो you're absolutely right नज़ीर लगारी साहब, हुकूमत ने अपने हाथ में एक रखा हुआ अपॉर्चुनिटी, रखी हुई चांस को बिल्कुल लूज कर दिया। हुकूमत तो बड़े आराम से कह सकती थी, देखें जी ये वो इमरान खान साहब हैं जो कहते हैं मैं बीमार हूं, ये वो इमरान खान साहब हैं जो कहते हैं कि मैं अदालत नहीं आ सकता, ये वो इमरान खान साहब हैं जो कहते हैं मुझे सिक्योरिटी खतरा है, और इतने बड़े मजमे के अंदर वो जा रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। अब अदालत जो है वो इनको आड़े हाथों ले, 13 मार्च को उनकी पेशी है। हुकूमत ने अपने हाथ से एक चांस गवा नहीं दिया ये सारी सूरत हाल? बहरहाल इस तरह के इक़दाम जब भी होते हैं उस पर किसी भी किस्म की इत्मीनान या खुशी का इज़हार नहीं किया जा सकता। जहाँ पर खून बह जाता है तो वो उस फरीक के लिए तो बहरहाल नुकसानदेह होता है जिस फरीक की तरफ से ये वाक़या होता है। असल बात यह है कि ये दफ़ा 144 का नफाज ऐसे मौके पर जबकि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जा रहा है, वैसे भी कोई पसंदीदा अमल नहीं था, तो पंजाब गवर्नमेंट को ऐसा
नहीं करना चाहिए था। और अगर ये वाक़यात बाद में शेड्यूल बाद में आए और ये वाक़यात पहले हो चुके हैं, तब भी किसी भी किस्म के वाक़े में, किसी भी किस्म की फायरिंग होनी ही नहीं चाहिए थी और तशद्दुद होना ही नहीं चाहिए था। और उसमें पॉलिटिकल वर्कर को, खा वो किसी भी जमात का हो, उसे जान से नहीं जाना चाहिए था। और ना तो ऐसा काम किया जाना चाहिए था, ना फायरिंग होनी चाहिए थी, ना ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए था। और जो भी वो थी रैली थी या जो कुछ भी हो रहा था उसको चलने दिया था। इससे कोई रैली से, जलसों से, जुलूसों से क़यामत नहीं आती है, बहरहाल क़यामत नहीं आती है, और उन्हें इसको चलने देना चाहिए था और ये ज़्यादा मुनासिब होता। एक बोझ जो है वो हुकूमत पर आ गया है और ये वाक़या चूँकि हो चुका है और इस वाक़े में एक जान चली गई है और इस जान के जाने से हुकूमत के ऊपर एक वजन आ गया है। बहरहाल ये एक सूरत हाल ऐसी है। राइट। अच्छा नज़ीर लगारी साहब, अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद सदीक मैंने आपसे ये सवाल करना है कि बड़े वाज़े तौर पर हुकूमत इसको कम्प्लीटली डिफरेंट स्पिन दे सकी थी, लेकिन उन्होंने नहीं ये स्पिन दिया, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी लूज की है। क्या चल रहा है गवर्नमेंट के जहन में और पीटीआई के जहन में, इसके बारे में भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हुकूमत ने एक बड़ा अहम मौका उनके हाथ आया था इमरान खान साहब को अदालत के और अवाम के सामने गंदा करने का, लेकिन वो उन्होंने गवा दिया है, इसलिए क्योंकि वो रैली जो लाहौर में निकल रही थी उसको तो उन्होंने रोक दिया, दफ़ा 144 भी लगा दिया। अब यही बात वो इस्तेमाल कर सकते थे 13 मार्च को कि देखें जी ये रैली निकाल रहे हैं, ये जलसे जुलूस कर रहे हैं, ये इंतखाबात की पूरी तैयारी ज़ोरों शोर से कर रहे हैं, तो ये अदालत में क्यों नहीं आ सकते। लेकिन पासा दूसरी तरफ से भी पलटने वाला है या नहीं पलटने वाला, सिद्दीक जान से पूछते हैं। सिद्दीक, एक तरफ तो इमरान खान साहब बारहा अदालत में पेश होने से कासिर हैं और अब उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होना है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है वो उनके गिरफ्तारी के वारंट जो है वो जारी कर दिए, पुलिस को मौसूल हो गए। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से बचने के लिए नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आप क्या देखते हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती है। ये एक पैनिक ज़रूर क्रिएट होता है कि जी गिरफ्तार करने लगे हैं। हुकूमत गिरफ्तार इसलिए नहीं करेगी इमरान खान को क्योंकि इस वक्त उनके ऊपर जितने भी केसेस हैं उनमें मैक्सिमम जो जिस्मानी रिमांड है वो 14 दिन का है और जो एवरेज दिया जाता है वो 2 से 3 दिन का होता है। अब इमरान खान को गिरफ्तार करने जाएंगे, सारे टीवी चैनल्स वहाँ पर होंगे, खुदा न खास्ता वहाँ पर कोई वाक़या हो सकता है जैसे आज अफसोसनाक हुआ, फिर अगर वो गिरफ्तार कर भी लेते हैं मैक्सिमम 2 दिन इमरान खान जेल में रहेंगे और बाहर आ जाएंगे। मामला इमरान खान की गिरफ्तारी का नहीं है। जो फैसला हुआ है वो यही है कि इमरान खान अप्रैल में, मिड अप्रैल तक डिस्क्वालीफाई इमरान खान ने होना ही होना है। और ये जो गिरफ्तारी के लिए पुलिस जाती है इसका मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान अदालतों में आगे पेश हों, ख़ास तौर पे जो तोशाखाना केस है उसमें आगे पेश हों, क्योंकि इस वक्त जिन 2 केसेस में इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन एक्सपेक्टेड है उनमें से एक जो है वो तोशाखाना है। डिस्क्वालिफिकेशन इमरान खान की होनी है, नाअहल इमरान खान ने होना है, लेकिन गिरफ्तारी मुझे इमरान खान की बिल्कुल तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मरियम नवाज साहिबा कह रही थी कि पहले जो है इंसाफ होगा, बराबरी होगी, दोनों तरफ नाअहली होगी और उसके बाद इंतखाबात होंगे, तो ये चीज होने जा रही है कि इसके लिए तो बहुत a lot of stars have to be aligned सिद्दीक, इसलिए क्योंकि अदलिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इंतखाबात की तारीख और फिर जो सियासत के अंदर हो रहा है वो सारी चीजें अलाइन होनी चाहिए। आप वैसे अलाइन होता देख रहे हैं क्योंकि अदालत ऐसे तो नहीं नाअहल कर देगी ना। देखें, उन्होंने होना है नीचे ट्रायल कोर्ट से होना है और वहाँ हम जाते हैं, रोज़ाना जाते हैं कवरेज करने के लिए, वहाँ हमें नज़र आ रहा है कि सूरत हाल किस तरह की है। क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने कुछ अपने लोगों को ये बात कही कि मुझे ये ज़बान दी गई है, इस लफ्ज़ पर गौर करें कि मुझे ये ज़बान दी गई है कि अगले इलेक्शन में इमरान खान मैदान में नहीं होगा। यानी ये नहीं है कि खुदा न खासा उनको कुछ और कर दिया जाएगा, उनकी जान ले ली जाएगी, यानी वो डिस्क्वालीफाई होंगे और वो उस इलेक्शन में नहीं होंगे। ये मियां नवाज शरीफ कैटेगोरिकल अपने लोगों को कह चुके हैं और चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं। ये जो इमरान खान के केसेस को पहिए लग गए हैं ना, ये जो इमरान खान का तोशाखाना केस है, मुझे ये नहीं पता था कि आज हमने बात करनी है, और मैं टाइमलाइन आपको दिखाता कि जो गिलानी साहब वाला वो केस है, जो उनके बेटे ने पैसे दे रहे थे और वो सारा मामला वो भी इलेक्शन कमीशन ने भेजा हुआ है इसी कोर्ट को, वो कब से पेंडिंग है और इमरान खान का केस कितनी जल्दी से चल रहा है वो ये आपको अंदाजा हो जाता है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन कंफर्म है, तय है। मियां नवाज, क्योंकि उसकी वजह है फजल रहमान साहब अभी जो मशवरा दे रहे हैं ना हुकूमत को
उससे पीपल्स पार्टी ने तो दो टोक इनकार कर दिया। और लगारी साहब इस पे बेहतर बात कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी कहती है हमने ये भुगता है। मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर 30 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहे हैं तो हम तमाम जमातों को बाइकआउट कर देना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने दो टोक इनकार किया। उन्होंने कहा सियासी खुदकुशी होगी इलेक्शन बाइकआउट करना 2 सूबों में। हम तो मैदान में अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, नून लीग ने टाइम मांगा है। मौलाना साहब तो कहते हैं कि जब हमने जीतना ही नहीं है तो हम इलेक्शन क्यों लड़े। लेकिन पीपल्स पार्टी की हमाकत नहीं करने जा रही। पीपल्स पार्टी ने दो टोक इनकार किया है। इनको नजर आ रहा है कि सारी जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा तो इमरान खान को नहीं हरा सके, अलग अलग लड़ेंगे तो क्या होगा। इसलिए चीजें जो है वो इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जा रही है। अगर इमरान खान डिस्क्वालीफाई नहीं होते तो फिर नून लीग मौलाना की इस तजवीज़ से इतफाक कर सकती है कि मैं बाइकआउट कर देना चाहिए, जाएं और इलेक्शन करवाएं, जिसने आने आ जाए। फिर लगारी साहब, वैसे ये बॉयकॉट वाला काम पीपल्स पार्टी मानती कभी भी नहीं है, और पीपल्स पार्टी तो इस बात से भी इत्तेफाक नहीं कर रही कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। कुछ ऑब्वियसली उन्हें भी नजर आ रहा है कि हर सियासतदान को ग्रेजुएट करने के लिए जेल में जाना पड़ता है, और जब जेल में चले जाएं तो उनकी एक सियासी ग्रेजुएशन वैसे ही हो जाया करती है। तो जो गिरफ्तारी भी होगी वो इमरान खान साहब के झोली के अंदर एक ब्लेसिंग के तौर पर आएगी। क्या आपकी नज़र में पीडीएम को ये सोचना भी चाहिए, इस तरफ जाना भी चाहिए कि वो सियासी मैदान सिर्फ इमरान खान साहब के लिए खाली छोड़ दे? लगारी साहब, नहीं, मेरे ख्याल में पीडीएम ऐसा नहीं करेगी। मेरा नहीं ख्याल है कि पीडीएम ऐसा करेगी, और पीडीएम को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है, हमारे डिस्ट्रिक्ट की हद तक तो उसने पीएमएलएन ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान भी कर दिया है, और तमाम सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान किया है। इसी तरह से पीपल्स पार्टी भी अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करने के लिए वो भी अपने तैयारियों में लगी हुई है। जरदारी साहब वहाँ पर जाकर बैठ गए थे डेरा गाजी खान में, और वहाँ अब लाहौर में भी उनकी, इस्लामाबाद में भी उनकी मुशावरतें हो रही हैं, और लोगों के साथ वो सलाह मशवरा कर रहे हैं और इंतखाबात की तरफ जाएंगे। अब पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है किसी सूरत में भी बाइकाट की तरफ नहीं जाएगी। मौलाना चाहेंगे कि बाइकाट की तरफ जाएं, लेकिन पीएमएलएन जो है वो बाइकाट करने के बाद फिर उसके हाथ से सियासत निकल जाएगी। अच्छा लगारी साहब, ये बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन क्या सियासी जमातें अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करके भी वो जो वोटर्स हैं उनको डिवाइड नहीं कर रही है कि पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, जेयूआई, जितने भी सबके चाहने वाले या वोटर सपोर्टर्स हैं उनको यकजा करके अगर खान साहब के अगेंस्ट इकट्ठे मिलकर लड़ते तो फिर भी शायद कुछ सूरत हाल बेहतर? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, गलत बात है ये। ऐसा नहीं, पीएमएलएन का वोटर पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देगा, पीपल्स पार्टी का वोटर पीएमएलएन को वोट नहीं देगा, वो अपनी जमात को ही वोट देगा। नंबर 1। ठीक। नंबर 2 ये कि उनके अंदर जोश ही पैदा नहीं होगा अगर कैंडिडेट किसी एक पीडीएम का कोई एक तो पीपल्स पार्टी पीडीएम में है ही नहीं ना, पीपल्स पार्टी को 12 अलग इलेक्शन लड़ना होगा। बाकी जो पीडीएम की जमातें अगर वो किसी एक उम्मीदवार पर इत्तेफाक करती हैं तो एक जमात तो एक्टिव होगी जिसका उम्मीदवार होगा, जिसका उम्मीदवार नहीं होगा वो एक्टिव नहीं होगी, और उसका वोटर भी एक्टिव नहीं होगा, वोटर नहीं जा सकेगा। उसको मुकाबला उस वक्त करना होगा लगेगा जब उसका अपने पार्टी खड़ी होगी, अपने पार्टी के। अब अगर ये कि अगर किसी एक ऐसे हलके में जिसमें 19-20 है तमाम पार्टियों की पोजीशन, तो इस मौजूदा लहर की तरफ नहीं जाते, जो मौजूदा लहर बनाई गई, फैलाई गई, चलाई गई, ये सारा कुछ मैं इसको मानता ही नहीं हूँ। ठीक हो गया। मैं इसको मयार नहीं मानता हूँ। मुझे मुख्तलिफ किस्म के मयारात हैं, उसके तहत कैंडिडेट्स मुकाबला करेंगे और कैंडिडेट्स ही जीतेंगे और हारेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जान साहब, आपसे मैंने पूछना है, अब के मसला आगे बढ़ गया है, गल वध गई है, अब इस गल को वधने से, मजीद वधने से कैसे बचाया जाए? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मामला वाकई में गड़बड़ हो गए हैं, और जनरल साहब मैं कह रही थी गल वध गई है। ये वो सिर्फ और सिर्फ चंद साहब वाली नहीं बड़ी, ये वाकई में इट्स गॉन टू द लेवल कि इकॉनमी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, माशरती क्राइसिस और सियासी क्राइसिस ये आपस में जम हो गए, और इस विशियस सर्कल से अगर हम लोगों ने निकलना है तो एटलीस्ट किसी एक साइड को हल करना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम पर सियासी मामलात को हल करना है, क्योंकि जब सियासी मामलात हल नहीं होंगे तो इकोनॉमिक डिसीजंस भी नहीं हो सकेंगे। इकोनॉमिक डिसीजन नहीं हो सकेंगे, माशरे के अंदर वैसे ही गड़बड़ आएगी, माशरे के अंदर गड़बड़ आएगी तो लोगों के अंदर इंतशार होगा और जस्टिस सिस्टम के ऊपर काफ़ी प्रेशर आएगा। सो
इस टाइम पर सियासत में ये जो एक सडन राइज ऑफ टेम्परेचर है और जो आज के बाद और ज्यादा राइज ऑफ टेम्परेचर हो गया है और उसके ऊपर नमक पाशी के लिए और बयानात ऐसे आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से, इंस्टेड ऑफ ये कहने की कि नहीं ये गड़बड़ हो गई, इतना ज्यादा नहीं आगे जाना चाहिए था, इसको हल कैसे करेंगे, कैसे काम डाउन करेंगे जनरल साहब टेम्परेचर को, या इसको उबाल तक लेकर जाना? जी 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 बहुत शुक्रिया। उबाल तक तो पहुंच चुका है। मैं सिर्फ एक दो बातें क्लैरिफाई करना चाहूंगा। एक तो ये कि सदीक साहब ने जो ये कहा कि जुबान दी गई है, ये कहा है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हमें कि इसको जरूर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। मैं इनकी इतला के लिए कह दूं वो जुबान अब चली गई, वो जुबान अब मौजूद नहीं है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये कि आप जो कह रही थी कि ये अपीयर क्यों नहीं होते कोर्ट्स में, तो कोर्ट्स ही के ये अब कहना है कि अब उन्होंने इजाजत दे दी है कि आप वीडियो लिंक पर भी अपीयर हो सकते हैं। तो वो अपीयर होने से नहीं कह रहे कि मैं अपीयर नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, मैं वीडियो लिंक पे अपीयर हो रहा हूँ। तो ये दोनों बातें मैं चाह रहा था कि क्लैरिफाई कर दूं। बाकी ये है कि वो जो आप कह रही उबाल तक तो बात पहुंच चुकी है। ये तो जैसे उबलता पानी या दूध देगची के बाहर गिर रहा होता है, ये तो मामला वो है। और इस वक्त सूरत हाल ये है जो मेरी समझ में आती है कि अक्सरियत जजेस की और कॉन्स्टिट्यूशन और अक्सरियत अवाम की ये एक तरफ खड़ी है और वो इंतखाबात मांग रहे हैं। हुकूमत अपनी जिद पर अड़ी हुई है, उनके साथ कुछ लोग भी हैं, अवाम भी हैं, और उनके साथ कुछ और भी हो सकते हैं, उनके जो ज़ैली अदारे हैं, तो वो दूसरी तरफ खड़े हैं। तो ये हुकूमत में इतना जोर होता है कि अगर वो ना चाहें तो वो ये अक्सरियत में होने के बावजूद लोग अपनी बात मनवा नहीं पाएंगे। तो अब ये देखना है कि इसको फिर कौन हल कर सकता है। उसमें फिर जो दूसरी ताकतें जो पहले ये हल करवा दिया करती थी, जैसे आप पहले जिक्र कर रही थी जब हम बातचीत कर रहे थे, उसमें जुडिशरी थी, उसमें प्रेसिडेंट का ऑफिस था, उसमें आर्म फोर्सेस थी, आर्मी थी। अब जैसे मैंने कहा कि तीनों का स्ट्रेचर कुछ कम हो चुका है, लेकिन तीनों का मिला के स्ट्रेचर काफी है। मैं आज भी समझता हूं कि अगर सुपीरियर जुडिशरी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड आर्मी चीफ ये मिलकर ये फैसला करें कि हमने अब इसको डिफ्यूज करना है, वो कर सकते हैं। जान साहब कत्ता कलामी के लिए माजरत, आप समझते हैं कि वो ये करें या वो ये फैसला कर चुके? जी मेरा ख्याल है कि उनको करना चाहिए, और इसको इस काम के लिए कुछ लोग मुतहर्रिक हो चुके हैं और वो दोनों साइडों से अलग अलग मुलाकातें करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कामयाबी हुई है, कुछ होने वाली है, जिसमें वो दोनों बातों को यही बात कह रहे हैं जिसका मैंने कहा है कि एक रिटोरिक जो है उसको बंद किया जाए। ये ना कहा जाए कि मैं आ गया तो मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, और इसकी गारंटी भी हो कि वो जो ये कह रहे हैं इस किस्म के कामों में अगर पड़ गए तो फिर अवाम का तो कोई जिक्र ही नहीं है। और दूसरा ये कि दूसरी साइड अगर ये कहे, एक चीज मैं कह दूं, दूसरी साइड अगर ये कहने की कोशिश करे कि हमें वो नामंजूर है, तो वो ये नामंजूरी वाली बात को भी खत्म करें, और उधर से वो जो लगा रहे हैं जैसे माजे गामे देते हैं थ्रेट, उसको भी खत्म किया जाए, तब जाके ये बात ठीक बनेगी, तब जाके अवाम को फायदा होगा। जैन साहब आप हमें ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि लोग मुख्तस कर दिए गए हैं इस काम के लिए, जुडिशरी, एस्टैब्लिशमेंट और प्रेसिडेंट ऑफिस इस चीज में मुतहरिक होगा। सिद्दीक जान, योर कमेंट्स। देखें, बिल्कुल जैसे सब ठीक कह रहे हैं, किसी न किसी को तो अपना किरदार अदा करना है, क्योंकि इस वक्त आप जाके लोगों से पूछें, हर तरफ मायूसी मायूसी, अंधेरा ही अंधेरा है, और लोगों का रियासत पर से एतमाद कम हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। और इस वक्त वो इदारे जिन पर पूरी कौम का इतफाक़ हुआ करता था, जिनके पीछे कौम खड़ी हुआ करती थी, अब आप जाकर लोगों से पूछें तो लोग सबसे ज़्यादा जिम्मेदार भी उनको ठहराते हैं। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह। और आज जो कुछ हुआ है उस पर जो इंटरनेशनली जो ट्वीट्स हो रही हैं, जो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के लोग इंग्लिश में कुछ आलमी इदारों को टैग करके, इंसानी हकूक़ के आलमी इदारों को और कुछ इंटरनेशनल मीडिया को टैग करके कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है उससे को पाकिस्तान की नेकनामी तो नहीं होगी। लगारी साहब, लास्ट कमेंट। नहीं, मेरा ख्याल है कि इस तरह का हल तो होना चाहिए, और एक बात तय होनी चाहिए वंस फॉर ऑल कि जो सियासत में काश्तकारी होती है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो नहीं होनी चाहिए। ये जो किसी की पीठ पर हाथ रखा जाता है, किसी की पीठ से हाथ हटाया जाता है, ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। कोई काम नहीं है किसी आर्म फोर्सेस का या जुडिशरी का या किसी का भी कि वो सियासी अमूर में जाकर इस तरह के मामला करें। मेरा ख्याल है कि एक ऐसा वक्त आ गया है कि जब सबको जो है मंतक से, लॉजिक से और कानून और आइन के मुताबिक काम करना चाहिए, किसी को अपनी डोमेन से बाहर नहीं जाना चाहिए। राइट, नज़ीर लगारी साहब करेंगे तो आप आगे बढ़ सकेंगे, वरना आपका नज़ीर लगारी साहब, थैंक यू वेरी मच। जनरल नईम खालिद लोधी साहब और सिद्दीक जान, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इससे पहले एतजाज़ अहसन साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन एक तरफ जो लाहौर में हुआ वो हुआ,
दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर भी औरत मार्च चल रहा था, उस औरत मार्च के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। अजीब बात यह है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के मुताबिक 47% खवातीन जो हैं वो आलमी लेबर फोर्स का टोटल दुनिया के अंदर हिस्सा है, और पाकिस्तान में वर्कफोर्स खवातीन की सिर्फ और सिर्फ 23% है, और भारत के अंदर ऑन द कॉन्ट्ररी जो है वो 19% है, वो हमसे भी कम है। लेकिन पाकिस्तानी खवातीन को जो दरपेश मसाइल हैं 2011 से लेकर 2020 तक पेशावर खवातीन से जिनसी हरासानी के 1344 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। ये ILO की रिपोर्ट है। लेकिन आज जो हमने देखा वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था, उसके ऊपर मौतलियां भी हो गई हैं इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद पुलिस के अंदर। एक बात वाज़े रहे, आप किसी से इख्तलाफ राय, उसके स्लोगन से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन किसी को किसी पे हाथ उठाने और उसके हुकूक को सल्ब करने का हक नहीं हो सकता। यही बात खवातीन के हुकूक के हवाले से सबको जहन नशी कर लेनी चाहिए। 50% को दबाएंगे तो मुल्क बढ़ नहीं सकेगा आगे। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।